Hello, my dear students. Today I will teach you the fourth chapter of Flamingo, and the name of the chapter is The Rat Trap. You know what is the meaning of rat trap? We use rat trap for catching a rat. And how do we catch a rat? We put something eatable for the rat in that rat trap, and the rat gets tempted towards it, and when it tries to eat that thing, the rat trap closes upon that rat. This is how we catch a rat. Why this chapter has been given this name, this title, the rat trap? So, firstly, let me tell you something about the writer. This chapter has been written by Salma Lazarluf. You must be able to see this letter here. Oh, there are two dots over it. This is uh, an extra vowel of स्वीडिश लैंग्वेज. ये दिखने में आपको ओ लग रहा है, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन ओ नहीं होती, इसकी होती है अ. सलमर लेजर लफ लफ. सो जहाँ कहीं भी आपको इस चैप्टर में इस तरह का ये लेटर दिखे तो समझ जाना कि ये स्वीडिश लैंग्वेज का वॉवल है. 3 वॉवल्स एक्स्ट्रा होते हैं स्वीडिश लैंग्वेज में, इंग्लिश के साथ अगर कंपेयर करें तो. सो it is pronounced as a. So Salma Lazarluf is the writer of this story. Salma Lazarluf was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. Why have these stories been translated in many languages? Because these stories are popular. These stories are liked by people. That's why they have been translated in many languages. And she has won Nobel Prize for her stories. And you would be amazed to know Salma Lazarluf was the first woman to get Nobel Prize in literature. So पहली औरत जिसने दुनिया में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ जीता था वो सलमा लेज़रलिफ ही थी. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी लिखी हुई स्टोरीज़ कितनी अच्छी होंगी, और इतनी अच्छी स्टोरीज़ को सिर्फ एक ही कंट्री के लोग पढ़ें अच्छी बात तो नहीं है, पूरे वर्ल्ड में जानी चाहिए. दैट्स वाई दीज स्टोरीज वर ट्रांसलेटेड इन मैनी लैंग्वेजेस एंड दे हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड. अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम. व्हाट इज़ दिस? उनकी जितनी भी स्टोरीज़ हैं उन स्टोरीज़ में आपको जो थीम मिलेगी ना वो हर एक कंट्री को अपील करेगी, किसी भी कंट्री के लोगों के साथ वो अटैच हो जाएगी. मीन्स उन लोगों को लगेगा कि ये हमारी ही कहानी है. जो कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में वो हमारे आसपास के लोगों के जैसे ही लगेंगे, हमें ऐसा नहीं लगेगा ये किसी और देश की कहानी है. फॉर एग्जांपल जब कभी हम कोई हॉलीवुड की मूवी देखते हैं तो हमें अपनापन इंडियंस को थोड़ा कम फील होता है उसमें, क्योंकि उनकी थिंकिंग, उनकी जीने का तरीका वो बिल्कुल डिफरेंट होता है. सो वी कांट बी फैमिलियर. मीन्स हम उन स्टोरीज, उन कैरेक्टर्स के साथ अपनापन नहीं ढूंढ पाते हैं. लेकिन सलमा लेज़रलिफ की जो स्टोरीज हैं उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी कंट्री के लोग उसको पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि ये हमारे ही देश की कहानी है. सो यूनिवर्सल थीम इसीलिए बोला गया, यूनिवर्सल थीम इस एस्पेक्ट में कि हमारे आसपास के लोगों जैसे कैरेक्टर लगे. दूसरा, हर समय में हर समय के लोगों के लिए वो स्टोरी फिट बैठती है. मीन्स ऐसा नहीं है आज से 500 साल बाद अगर लोग पढ़ेंगे तो उनको भी लगेगा कि हमारे ही समय की कहानी है. मीन्स ऐसे लोग अभी भी हैं दुनिया में. सो टाइम एंड स्पेस दोनों को कवर करती है. दैट्स वाई इट इज़ यूनिवर्सल. आप बिलीव, और उनके अंदर एक बिलीफ यूनिवर्सल थीम रन करती है, और वो क्या? दैट द असेंशियल, असेंशियल मीन्स आवश्यक, गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. This is the theme of the chapter. What is the theme? That the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. What does this mean? अगर आपको
किसी ऐसे इंसान से डील करना पड़ जाए जो बहुत ही बुरा है, आप उस इंसान से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, और आपको पता है कि इस इंसान से बात करेंगे तो लड़ाई ही होगी, झगड़ा ही होगा, ये मानेगा तो है नहीं, या फिर ये अपनी ही चलाएगा, या फिर ये बहुत ही बुरा है, बहुत ही क्रूअल है, इस इंसान को प्यार से बात तो करनी आती ही नहीं है, ये तो मारपीट पे ही उतारू हो जाता है। मीन्स बहुत टाइप के लोग हैं, अमरीश पुरी टाइप के लोग भी हैं इस दुनिया के अंदर। भाई मुझे ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, अमरीश पुरी, मैं फिल्मों वाले अमरीश पुरी की बात कर रहा हूँ, रियल में वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। मैं जस्ट कैरेक्टर के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरह के लोग हैं तो उनको भी हम अच्छा बना सकते हैं। दिस इज़ द थीम। हम अगर उस इंसान पर विश्वास करें, अगर हम उस इंसान को समझें, उसके नज़रिए को समझें, वो जो कहना चाहता है वो क्यों कहना चाहता है, वो जैसा कर रहा है उसके मन में चल क्या रहा है, उसके नज़रिए को समझें, और जब हम जड़ तक पहुंचते हैं तो हमें रीज़न पता लगता है, और रीज़न पता लगने के बाद हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग एंड लव और प्यार से हम उस इंसान को बदल सकते हैं। तो ये थीम है, और कुछ मिलती जुलती थीम, कुछ मिलती जुलती विचारधारा ये हमें लगती है महात्मा गांधी की भी, हमें यही विचारधारा महात्मा बुद्ध की भी लगती है। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं इस दुनिया में जिन्होंने अहिंसा को परम धर्म माना है। तो बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है, ये मिलती जुलती है कि भाई हम अगर सामने वाले इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसे बदले में अच्छा करना पड़ेगा। और वो क्यों? अगर आप किसी इंसान के साथ इज्जत से पेश आते हो, अगर आप किसी इंसान से प्यार से पेश आते हो, तो वो इंसान आप पर गुस्सा नहीं कर सकता। उसके अंदर की अच्छाई जाग जाएगी, उसके अंदर की आत्मा उसको बोलेगी कि इस इंसान ने मेरे साथ इतना अच्छा किया है तो मुझे भी बदले में अच्छा करना चाहिए, अच्छा नहीं बहुत अच्छा करना चाहिए। सो दिस इज द थीम। दिस स्टोरी इज सेट अमिस्ट, अमिस्ट मीन्स इन बिटवीन द माइंस ऑफ स्वीडन। स्वीडन कंट्री के बारे में आपने सभी ने सुना होगा, वर्ल्ड की सबसे अच्छी कंट्रीज में से माना जाता है। तीन चार देश हैं वर्ल्ड में, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, और ये इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, स्विट्ज़रलैंड, इनको इन यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इन कंट्रीज़ में अगर कोई रहता है, कोई दूसरे देश का आदमी, तो वो तो स्वर्ग में रहता है। और अभी लास्ट ईयर जो वर्ल्ड के जो डेटा रिलीज़ हुए थे उसमें बताया गया था कि स्वीडन और फिनलैंड रहने के लिए, लोगों के लिए नंबर वन कंट्री है। मीन्स यहाँ पर अगर कोई रहता है तो दैट पर्सन इज लक्की दैट ही और शी इज लिविंग इन दिस कंट्री। सो इंडेक्स लिविंग स्टैंडर्ड के मायने से, और लॉ एंड ऑर्डर के मायने से, वहाँ के लोगों के बिहेवियर को देख करके, एवरीथिंग, नेचुरल रिसोर्सेज को देख करके, सभी चीज़ों के मामले में नंबर वन कंट्रीज में गिना जाता है इन तीन चार देशों को। सो ये जो कंट्री है उस देश की कहानी है, रिच इन आयरन और विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। मुझे भी एक बात याद आ गई, मैं बताना चाहूँगा, हालांकि थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा स्वीडन के बारे में। मुझे एक बात याद आ गई, कुछ साल पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, स्वीडन में इंडिया से एक फैमिली जा कर के रह रही थी। देवर डूइंग जॉब देयर, हस्बैंड एंड वाइफ, एंड दे हैड अ बेबी, उनका एक बच्चा था। अब वो बच्चा जो था, उस बच्चे को वो अपने इंडियन तरीके से पाल रहे थे। सो न्यूज़पेपर में मैंने क्या पढ़ा, न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि भाई वो जैसे यहाँ पर हम इंडिया में अपने बच्चों को हाथ से खाना खिला देते हैं उठा करके कुछ भी, तो वो वैसे ही खिला रहे थे। तो उनकी किसी ने कंप्लेन कर दी, सो दे वर अरेस्टेड। आई वॉज शॉक्ड टू हियर कि उनको सिर्फ इसलिए अरेस्ट कर लिया गया कि उन्होंने अपने बच्चे को हाथ से खाना खिलाया। क्यों भाई? उनका बच्चा है, हमारे यहाँ के लोग तो यही कहेंगे उनका बच्चा है, हाथ से खाना खिलाया तो क्या हाथ धुले होंगे? भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हमारा बच्चा है। भाई प्रॉब्लम, उनका जो रीज़न था ना, वो सुन करके पेरेंट्स जो दोनों के दोनों माँ बाप चुप हो गए। उन्होंने ये कहा ये बच्चा आपका भले ही है, लेकिन ये हमारी कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स है। जब तक इस बच्चे को समझ नहीं आती, जब तक ये बच्चा अपना अच्छा बुरा नहीं जान जाता है, तब तक हमारी जिम्मेदारी है इस बच्चे का पूरा ध्यान रखने की इसकी सारी की सारी क्षमताएं पूरी तरह से ग्रो करें,
फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से ये बच्चा ग्रो करे। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, बट यू आर नॉट फुलफिलिंग इट। आप गलती कर रहे हो, इसलिए हमें आपको रोकना पड़ा, टोकना पड़ा। अगर आप ढंग से अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं करोगे तो हम ये जिम्मेदारी आपसे छीन लेंगे, हम पालेंगे इस बच्चे को। ये नेचुरल रिसोर्स है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो किसी कंट्री में एक बच्चे के पालन पोषण का भी ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है ह्यूमन रिसोर्स। तो अब आप यहाँ से पता लगा सकते हो क्यों उनको नंबर 1 कंट्रीज़ में जाना जाता है लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में। ये बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बताया। हालांकि थोड़ी सी लंबी हो जाएगी ये वीडियो। चलो आगे पढ़ते हैं। विच फिगर मीन्स, स्वीडन जो है वो आयरन और मीन्स आयरन का जो जो कच्चा लोहा होता है उसको बोलते हैं आयरन और। तो उससे भरा हुआ है। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल। जैसे परियों की कहानी सुनाई जाती है ना, छोटे बच्चों को मनमोहक तरीके से कहानी सुनाई जाती है, बिल्कुल बिल्कुल वही नैरेटिव राइटर ने यहाँ पर लिया है और हमें स्टोरी को सुनाया है। चलो स्टोरी अभी नहीं पढ़ते हैं। At present I would like to tell you the summary only. In the next video I would like to explain the chapter. I have told you about Selma Lagerlöf. She was a Swedish writer, and before starting writing she worked as a teacher. For 10 years she taught in schools, but then she changed her career and became a writer, and she wrote so inspiring stories that they were translated into many languages, and she won Nobel Prize in 1909, and she was the first woman to get this prize, Nobel Prize. And you know कितना प्रेस्टिजियस प्राइज़ है लिटरेचर के लिए। ये वैसे तो कई फील्ड में दिया जाता है और बहुत ही सम्मान के लायक बात है ये नोबेल प्राइज़ जीतना। सो लेट मी टेल यू द समरी, व्हाट इज़ दिस स्टोरी अबाउट। अब मैंने आपको बताया इसकी थीम है कि किसी इंसान की, किसी बुरे इंसान की अच्छाई को जगाया जा सकता है इफ़ वी ट्रीट दैट पर्सन with love and understanding. So here is a character, and that character is a very poor vagabond, peddler, घुमक्कड़, आवारा जो होता है, बहुत ही गरीब आवारा बेघर एक पेडलर है। पेडलर मीन्स पैदल घूमने वाला, आवारा बंजारा बोल सकते हैं हम उसको, खाना बदोश, उसका कोई ठिकाना नहीं है। सो वो कैरेक्टर है, एंड दैट कैरेक्टर sells rat trap. He makes those rat traps using wires, and he searches for these wires at various places, and he just roams about searching for all these things. And meanwhile he sells his rat traps also. जब भी उसे कोई कहीं पर कोई चीज़ मिल जाए पड़ी हुई जिससे वो रेट ट्रैप बना सकता है, उसको उठा लेता है। रेट ट्रैप उसके गले में लटके हुए हैं, वो उनको बेचता फिरता है और बनाता भी है साथ में। बट विद दिस बिजनेस ऑल्सो ही इज़ नॉट एबल टू फुलफिल हिज नीड्स। मीन्स वो इतना नहीं कमा पाता है कि वो खाना खा ले। उसके कपड़े बिल्कुल फटे हुए हैं, उसके गाल पिचके हुए हैं, एंड फर्स्ट लुक में ही हमें पता लग जाता है दैट दिस पर्सन इज़ वेरी हंग्री। मीन्स इसको भूख लगी हुई, इसको खाना नहीं मिला है। सो इस टाइप का बंदा है वो। अब जब उसका काम नहीं चलता है रेड ट्रैप बेचने के बाद भी, रेड ट्रैप बना करके बेचने के बाद भी जब उसका काम नहीं चलता है, तो व्हाट ही डज, ही स्टील्स, वो चोरी करता है। मरता क्या ना करता। सो अपने आप को जीवित रखने के लिए उसे चोरी भी करनी पड़ती है, छोटी मोटी चोरी, ज़्यादा बड़ी नहीं। कहीं पर कुछ दिख जाए भाई ऐसी कोई चीज़ जिसके आसपास कोई इंसान ना हो घूमते फिरते, तो वो उनको उठा लेता है। दिस इज़ हाउ ही मैनेजेस फॉर हिज फूड। ही मेक्स हिज बोथ हैंड्स मीट। सो व्हाट हैपन्स, one day he was walking along the road and he had an idea, and this is a very important question in this chapter. उसको आइडिया आता है कि द होल वर्ल्ड इज अ रेट ट्रैप। हाउ?
Like we put something eatable thing for rats in the rat trap so that they can get attracted towards that thing and they can get trapped. The same is being done here in this world. We have so many baits. Baits means जो चीज़ हम, जो हमें प्रलोभन होता है, जो लालच होता है, जैसे चूहे को पकड़ने के लिए बेट लगाते हैं हम, कोई भी खाने की चीज़. सो ही थिंक्स दैट इस दुनिया के अंदर जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं ना, जो हमको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लाइक रिचेज, अमीरी, जॉय, आनंद किसी भी टाइप का, शेल्टर, घर, आलिशान घर, गाड़ी, बंगला, जितनी भी चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बेट्स हैं. और उनको पाने के लिए लोग क्या करते हैं? गलत काम करते हैं एंड दे गेट ट्रैप्ड. कुल मिलाकर के इंसान की इच्छाएं, दे गेट ट्रैप्ड बिकॉज ऑफ दोज बेट्स. एवरी पर्सन हियर इज ट्राइंग टू अचीव समथिंग, और पूरे पूरे चांसेस हैं कि दे कैन गेट ट्रैप्ड, दे कैन गो टू रॉन्ग पाथ. सो दिस इज हाउ ही थिंक्स. और उसे याद भी आता है कि कितने लोग फंस चुके हैं और कितने फंसने वाले हैं और कितने अभी घूम रहे हैं किसी चीज़ के चक्कर में, एंड दे विल ऑल्सो गेट ट्रैप्ड. जब उसको ये आइडिया आता है तो वो बड़ी खुशी होती है उसको. वो वर्ल्ड की लोगों के बारे में सोच के बड़ा हंसता है. क्यों? क्योंकि द वर्ल्ड वॉज नेवर काइंड विद हिम. जहाँ कहीं भी वो जाता था ना, लोग उसको भगा देते थे, उसको डांट फटकार देते थे. तो अब जब उसको ये पता लगा ना कि पूरा संसार खतरे में है, सो ही स्टार्टेड लाफिंग. उसे बड़ी हंसी आएगी, मरेंगे फंसेंगे सभी. So he was feeling amused after getting this idea. But you don't know, he was a poor, illiterate rat trap peddler. Still, he had a philosophical idea. ये बहुत ही philosophical idea, एक बहुत ही अंदर की सच्ची बात निकाली है उसने अपने दिमाग से. और बिल्कुल मानने वाली बात है कि ये है ऐसा, that people get trapped because of their desires. So one day he was going along the road and it was a dark night, and he reached near a cottage, and in that cottage he wanted to take shelter, and he rapped on the door. A poor farmer came out. He was living there alone, and because of that he was fed up with his loneliness. So he wanted someone for company and he gave him shelter. That farmer gave the rat trap peddler shelter for night. Not only shelter, he gave him food and he played with him mazzolis. It was a game of cards. After that, he told him his whole story. Although he should not have told him the story because he was a peddler, he should not have believed on that person. भाई उसको जानता नहीं था, उसको सारी बातें बताने की क्या जरूरत है, बट उसने बता दिया उसको. जैसा वो अंदर से था उसने उसको भी ऐसे ही मान लिया कि भाई ये भी ऐसे ही होगा मेरे जैसा ईमानदार. एंड ही ऑल्सो टोल्ड हिम कि भाई वो कभी बहुत अच्छा अमीर हुआ करता था, बट नाउ ही वॉज एन ओल्ड फार्मर एंड ही कुड नॉट डू लेबर. सो ही हैड ओनली अ काउ विच सपोर्टेड हिम. और उस गाय का दूध बेच करके वो बहुत ही अच्छी इनकम कर लेता था. और उसने बताया उसको, उसने लास्ट मंथ 30 क्रोनर्स कमाए, और उसने उसको दिखा भी दिए. उसकी विंडो के पास एक नेल से, एक कील से एक पाउच, एक थैला लटका हुआ था, उसमें से निकाल के उसने उसको दिखा दिए. और उसके बाद वो सो गई. हालांकि उसने क्यों दिखाए? क्योंकि जब उसने बताया कि मैंने 30 क्रोनर कमाए हैं लास्ट मंथ, तो शायद रेड ट्रैप पेडलर के फेस पर आश्चर्य के भाव होंगे, तो उसने सोचा इसको दिखा दूंगा तो ये यकीन होगा. इसने इसको दिखा दिए. नेक्स्ट डे दोनों उठे और अपने अपने रास्ते पर चल पड़े. कुछ दूर चलने के बाद सुबह मॉर्निंग में रेड ट्रैप पेडलर तो वहाँ से निकल लिया, और ट्रॉफ्टर जो फार्मर था वो अपना गाय का दूध जो उसको निकालना था या बेचना था उसके लिए चल पड़ा. लेकिन थोड़ी देर के बाद रेड ट्रैप पेडलर वापस आके खड़ा हो गया उस कॉटेज के सामने, और उसने क्या किया, बड़ी ही चालाकी से खिड़की का शीशा तोड़ा, हाथ अंदर डाला, बैग से पैसे निकाले और वहां से निकल गया.
अब उसने क्या किया, उसने सोचा अगर वो रोड से चलेगा तो इट वुड बी वेरी डेंजरस फॉर हिम बिकॉज एवरीवन वुड बी चेजिंग हिम। जब उस वो फार्मर वापस आएगा तो वो हो हल्ला करेगा और पुलिस आएगी पकड़ने के लिए और वो उसको ढूंढ लेंगे। तो उसने सोचा कि क्यों ना जंगल में घुस जाए, और वो ऐसा करता है। लेकिन स्टार्टिंग में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे वो जंगल में चलता जाता है उसको लगता है कि वो बहुत ही गलत जंगल में घुस गया है, बहुत बड़ा जंगल है और उससे बाहर निकलने का उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। अब वो कोशिश करता है कि इससे कैसे ही बाहर निकले, लेकिन रास्ते इधर उधर ऐसे मुड़ जाते हैं, उसको पता ही नहीं लगता कि वो कहाँ घूम रहा है, और लास्ट में आके उसको लगता है कि वो जंगल के एक ही हिस्से में घूम रहा है। इस तरह से शाम हो जाती है, रात हो जाती है, और वो भूखा प्यासा बिल्कुल जमीन पर लेट जाता है। उसको लगता है कि उसका एंड निकट है। जंगल में रात के वक्त आप अकेले हो, भूखे प्यासे हो, सो इट इज़ वेरी डेंजरस। ही न्यू कि या तो कोई जंगली जानवर मारेगा या वो भूख से मरेगा। एंड इट वॉज कोल्ड वेदर एट दैट टाइम। और उसको तुरंत याद आती है अपनी खुद की वो फिलोसफी। व्हाट वाज द फिलोसफी? दैट एवरी थिंग इन दिस वर्ल्ड इज सेट एज अ बेट फॉर poor people, not only for poor, for rich people also. When these people try to get these things, they get trapped. This was his turn. अब उसकी बारी थी। वो 30 क्रोनर्स जो थे वो बेट का काम कर रहे थे, और वो अपनी ही फिलोसफी को भूल गया और उनके चक्कर में वो फंस गया। नाउ हिज own turn had come and he lay down waiting for his death. But suddenly he heard a loud thump. हथौड़े की आवाज़ उसे सुनाई देती है और वो उठता है, उस की तरफ चल पड़ता है, क्योंकि उस जिस तरफ से आवाज़ आ रही है उस तरफ लोग होंगे, इंसान होंगे। एंड ही रीच्ड, ही फाउंड दैट देयर वाज एन आयरन मिल एंड ही एंटर्ड देयर। वहाँ पर उसने ब्लैक स्मिथ्स और उसके हेल्पर्स को काम करते पाया और उसने उनसे परमिशन मांगी, बट दे डिडंट केयर अबाउट हिम। ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर बहुत आ जाते थे, ऐसे ही घूमते हुए गर्मी के लिए, क्योंकि सर्दियों का समय था तो वो आग के पास सीखने के लिए आ जाते। तो उन्होंने उसकी तरफ ज़्यादा कुछ अटेंशन नहीं दी और वो उसको परमिशन दे दी, और वो वहाँ पर जा कर के, उसको भी कोई ज़्यादा बात नहीं करनी थी, वो वहाँ पर जा कर के आराम करने लगा। अब आयरन मिल का जो मालिक था वो कभी कभी रात के वक्त या दिन के वक्त कभी भी आ जाता था चेक करने के लिए दैट आयरन वॉज बींग मेड इन गुड क्वालिटी। सो ही इज़ देयर एंड ही फाउंड दैट वेगाबाउंड। उसने उस पेडलर को देखा और उसने मिसअंडरस्टूड कर लिया कि ये उसका कोई पुराना जानकार है। दोनों शायद आर्मी में काम करते थे। और जब उसने देखा उसकी बुरी हालत है तो रेड ट्रैप पेडलर ने सोचा कि ये मुझको अपना कोई जानकार मानता है और ये मुझे पैसे दे देगा अभी, इसलिए वो उसको बताता नहीं कि भाई तुमने गलती कर ली है मुझे पहचानने में। वो लालच में आ जाता है दोबारा, फिर लालच में आ जाता है वो दोबारा, फिर अपनी फिलोसफी भूल जाता है। दिस टाइम आयरन मास्टर आस्क्ड हिम कि चलो मेरे घर चलो, बट वो मना कर देता है क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था। वो तो सोच रहा था कि कुछ दे देगा, लेकिन घर लेके जा रहा है तो इट मीन्स फंस सकते हैं वहाँ पर, तो सच्चाई का पता लग सकता है, तो मना कर देता है। बार बार आयरन मास्टर उसको परसुएट करने की कोशिश करता है, बट ही डिडंट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल एंड द आयरन मास्टर वेंट अवे। थोड़ी देर के बाद वो अपनी बेटी को भेज देता है, उसको लगता है उसकी बेटी उसको मना लेगी, और उसकी बेटी आकर के उसको बताती है, उसके साथ बड़े पोलाइटली बात करती है और पेडलर को विश्वास दिलाती है कि जैसे तुम हमारे घर में जाओगे वैसे ही तुम्हें जाने दिया जाएगा, विल नॉट फोर्स यू टू स्टे देयर। अब पेडलर चला जाता है। नेक्स्ट डे क्रिसमस होता है, और वो इसीलिए उसको बुलाते हैं कि वो क्रिसमस सेलिब्रेट करें उनके साथ, क्योंकि वो उनका जानकार है। अब पेडलर को नहलाया जाता है, अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, और जैसे ही उसको नहला धुला करके अच्छी रोशनी में, वहाँ पर आयरन मिल के अंदर तो रोशनी थी ही नहीं, सिर्फ आग की थोड़ी सी फायर की जो रिफ्लेक्शन आ रही थी उसमें उसका थोड़ा सा चेहरा उसको दिखाई दिया था। अब जब पूरी ब्रॉड लाइट में जब उसको देखा तो आयरन मास्क ने पहचान लिया कि भाई ये मेरा कोई पुराना जानकार नहीं है, और उसको गुस्सा आ गया और वो उसको कहता है चीटिंग कर रहा है तू, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। पेडलर सेज दैट ही डिडंट से एनीथिंग, ही डिडंट ट्राई टू डिस्गाइज। आयरन मास्टर ने वो तो बल्कि बार बार ये कह रहा था भाई मैं नहीं आना चाहता हूँ। फिर आयरन मास्टर कहता है कि भाई वो तो ठीक है लेकिन तुम बता भी तो सकते थे। ओके गो नाउ, अब चले जाओ यहाँ से जितना जितना जल्दी हो सके। अब जो लड़की है आयरन मास्टर की, एडला विल्मनसन नाम है उसका, वो ये कहती है कि हमने इस इंसान को खुद बुलाया है, इनवाइट किया है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, इसको खाना खिलाने के लिए,
और हम इसको वापस नहीं भेज सकते अभी। एक्चुअली वो जो लड़की थी, वो काफ़ी समय से ये सोच रही थी, जब से उसने पेडलर के बारे में सुना था कि बेचारा गरीब है, बेचारा दुखी है, और वो बड़ी ही कंपेशनेट लेडी थी। उसको बड़ी दया आ गई उस पे, और जब हम किसी पर दया कर लेते और उसकी उसके दुख का निवारण करने की सोच लेते और एकदम से हमसे वो अपॉर्चुनिटी छीन ली जाती है, तो हमें बड़ा बुरा लगता है। हम फील कराना चाहते हैं उस इंसान को, उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो शी वांटेड टू डू दैट। और उसकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने खुद इनवाइट किया था। तो वो अपने फादर को बोलती है कि इसको मत भेजो, और उसको बैठाती है, कहती खाओ तुम। वो रोक लेते हैं उसको, और वो क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं। वो लड़की उससे बड़े ही विनम्रता से, बड़े ही प्यार से उसके साथ बात करती है, उसको ऐसा फील कराती है जैसे वो रियल में आर्मी से आया हुआ है। वो कैप्टन है, कैप्टन वॉन स्टेहल। उसको गलती से जान लिया था उसके फादर ने। और इसके बाद क्रिसमस से नेक्स्ट डे आयरन मास्टर और उसकी बेटी चर्च जाते हैं, और वहाँ पर जाकर के उनको उनको पता लगता है कि भाई किसी बूढ़े गरीब किसान के पैसे चुरा लिए किसी रेड ट्रैप पेडलर ने। और जब उनको ये बात पता चलती है, तो आयरन मास्टर को गुस्सा आता है कि तुमने उस रेड ट्रैप पेडलर को घर में रखा था, मैं तो भेज रहा था। अब वो उसको कहता है कि भाई हम घर जाएंगे तब तक पता नहीं कितनी चम्मचें चांदी की चुरा करके ले जाएगा वो। लेकिन घर पहुंचने के बाद उनको पता लगता है कि वो कुछ चुरा के नहीं लेके गया है, बल्कि वो बदले में कुछ दे के गया है। एंड दैट वाज अ प्रेजेंट फॉर एडला विल्मनसन। एडला विल्मनसन जब उसको खोलती है, तो उसको पैकेज के अंदर दिखाई देता है एक छोटा सा रेड ट्रैप जो वो बना के गया है। एंड इन दैट रेड ट्रैप देयर वर 3 10 क्रोनर्स नोट्स, और एक लेटर भी लिखा हुआ था। उस लेटर में उसने लिखा कि भाई मैं इस दुनिया के अंदर खो गया था, मेरे ऊपर बुराई की परतें चढ़ गई थी, और मैं ऐसा ही रहता अगर आपने मुझे जागृत नहीं किया होता। यू ट्रीटेड मी लाइक आई वॉज रियली अ कैप्टन, सो इन रिटर्न आई वुड लाइक टू ट्रीट यू एज इफ आई एम ए कैप्टन। मैं बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसे मैं सच में कोई कैप्टन हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कहीं पर शर्मिंदा होना पड़े, कि भाई कहीं पर आपको पता लगे कि भाई किसी एक ऐसे रेड ट्रैप पेडलर की आपने हेल्प की थी जिसने किसी के पैसे चुराए थे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप शर्मिंदा हो। और आपने मुझे जगा दिया है, मेरी आत्मा को जगा दिया है, मुझे एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित किया है। इसीलिए मैं पैसे वापस दे के जा रहा हूँ। उस गरीब किसान को दे देना जो बेट का काम करते हैं। वो पैसे रखता है अपने पाउच में डाल करके, किसी भी गरीब को अपनी तरफ लालायित करने के लिए। वो वैसे कहने वाला है, वो उसका उसका किसान का कोई मोटिव नहीं है ऐसा करने का, बट ही इज सेइंग दिस कि भैया लोग लालच में आ जाते हैं। नाउ आफ्टर रीडिंग दिस लेटर, एडला विल्मिंसन had cried with happiness. So what did we learn after learning the summary of this chapter? कि रेड ट्रैप पेडलर बुरा था, रेड ट्रैप पेडलर गरीब था, रेड ट्रैप पेडलर के अंदर वो बुराइयां थी कि वो चोरी कर लेता था। बट उस इंसान के अंदर की अच्छाई को जगा दिया किसने? एडला विल्मेंसन की ट्रस्ट ने, उसकी अंडरस्टैंडिंग ने, और उसके लव ने। तो उसको बदल दिया। तो अगर हम किसी इंसान के साथ, बुरे इंसान के साथ भी अच्छे से पेश आते हैं, तो डेफिनेटली दैट पर्सन विल हैव टू चेंज हिज बिहेवियर। एंड वी हैव सीन मैनी मूवीज ऑन दिस, लाइक लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें ऐसा ही कुछ बताया गया है। एंड दैट इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी, एंड दिस इज द फिलोसफी ऑफ महात्मा बुद्ध ऑल्सो। सम वन डे समवन स्पेट ऑन हिम, मीन्स किसी ने थूक दिया था महात्मा बुद्ध के चेहरे के ऊपर गुस्से में। 80,000 लोग महात्मा बुद्ध के पीछे पीछे थे। महात्मा बुद्ध कभी एक राज्य के राजकुमार हुआ करते थे। वो यूज टू बी आ वॉरियर, बहुत जबरदस्त योद्धा हुआ करते थे वो। और वो चाहते थे उस इंसान को बुरी तरह से पीट सकते थे, बट ही डिडंट गेट एंग्री। इट शोज कि उनके अंदर कितना धैर्य था। उन्होंने उस इंसान को कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप कुछ और कहना चाहते हैं। उस इंसान ने कहा, वो कुछ नहीं कह पाया। लेकिन कुछ कुछ दिनों के बाद उस इंसान को बड़ा ही
पश्चाताप फील हुआ और वो महात्मा गांधी बुद्ध के पैरों में गिर गया जाकर के, मैंने आपके ऊपर थूका, मुझे बहुत ग्लानि फील हो रही है, आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा। तो जब आप किसी इंसान के साथ बुरा व्यवहार करते हो, गुस्सा करते हो, उसको उल्टा सीधा बोलते हो और वो इंसान कुछ ना कहे, आपको सह ले, तो आपको फील होता है। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि भाई आपने इतना कहा इस इंसान को, इसने उल्टा पलट के जवाब भी नहीं दिया, और अगर आपको ये पता लग जाए उस इंसान की गलती नहीं थी, तो आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। सो आपके अंदर अंतर्मन को चेंज कर दिया उस इंसान के बिहेवियर ने। अगर उस इंसान ने गलती नहीं की है और फिर आपने उसको उल्टा सीधा कहा है और उसने उल्टा जवाब दे दिया है, भले ही उसने गलती नहीं कर रखी है, फिर भी आपका मन नहीं बदलेगा, बट उसका आपका मन बदला है क्योंकि उसने कुछ कहा नहीं। आप बुरे थे, उसने अच्छा व्यवहार किया, आपने बुरा व्यवहार किया, तो उसका अच्छा व्यवहार आपको मजबूर कर देगा, अपने आप को गलानी, आपका मन ग्लानी से भर जाएगा। सो दिस इज द सेम थिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस चैप्टर, कि वी कैन अवेकन द असेंशियल गुडनेस। हम किसी इंसान की अच्छाई को जगा सकते हैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करके। So we will read the chapter in the next video. I will explain it. In this chapter I told you the summary, and I think everything is clear what we are going to read in the next video. Okay students, bye.